वेलकम एवरीवन। कंप्लीट जावा कोर्स के लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग्स के बारे में सीखा था। इस वीडियो में हमने सीखा था कि स्ट्रिंग्स को कंपेयर कैसे करते हैं, स्ट्रिंग को क्रिएट करने के डिफरेंट टाइप्स क्या हैं, और स्ट्रिंग से रिलेटेड हमने डिफरेंट मेथड्स को भी पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम स्ट्रिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस देखेंगे जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स विल बी क्रिएटेड एंड स्ट्रिंग ऑप्टिमाइजेशन। यहाँ पे मैंने दो स्ट्रिंग्स क्रिएट किया है, S1 S2, और इसमें डायरेक्ट वैल्यू असाइन किया, और एक S3 वेरिएबल क्रिएट किया स्ट्रिंग टाइप का, जिसमें न्यू कीवर्ड से मैंने स्ट्रिंग को असाइन किया है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्ट्रिंग पूल के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देख लेना। वहाँ पे मैंने बताया था कि अगर हम ऐसे डायरेक्टली वैल्यू असाइन करते हैं तो ये वैल्यू स्ट्रिंग पूल के अंदर स्टोर होती है। तो जब मैंने S1 वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें स्टैक असाइन किया डायरेक्टली, तो यहाँ पे स्टैक में मेरे पास एक रेफरेंस बना S1, और स्ट्रिंग पूल में एक वैल्यू असाइन हो गया स्टैक, एंड ये S1 इसको रेफ़र करने लग गया। देन अगेन जब मैंने S2 वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें स्टैक असाइन किया, तो चेक हुआ कि ये क्या स्टैक ऑलरेडी प्रेजेंट है स्ट्रिंग पूल में। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये प्रेजेंट है, तो जस्ट एक S2 रेफरेंस क्रिएट होगा और वो S2 भी इसी ऑब्जेक्ट को रेफ़र करने लग जाएगा। तो यहाँ पे एक S2 बना एंड ये भी इसी ऑब्जेक्ट को रेफ़र करने लग गया। तो अभी तक सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और ये दोनों S1 और S2 वेरिएबल्स इसी को रेफ़र कर रहे हैं। देन यहाँ S3 में मैंने न्यू कीवर्ड से वैल्यू असाइन किया, तो ये स्ट्रिंग पूल के अंदर स्टोर नहीं होगा, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ये वैल्यू हीप मेमोरी में किसी जगह पे स्टोर हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ, एंड यहाँ पे एक रेफरेंस क्रिएट होगा S3 जो इस ऑब्जेक्ट को रेफ़र करने लग जाएगा। तो इस केस में सिर्फ हमारे पास दो ऑब्जेक्ट बने और तीन रेफरेंस बने। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली अब आंसर कर सकते हो। देन है स्ट्रिंग ऑप्टिमाइजेशन। ये मैंने अलग से लिख दिया है, क्वेश्चन जस्ट ना सही था। तो स्ट्रिंग ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब हुआ। यहाँ पे जब हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ स्ट्रिंग पूल के अंदर। तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट सिर्फ एक बार क्रिएट हुआ और इन दोनों को असाइन हो गया, रेफरेंस मिल गया इसका, तो यहाँ पे मेमोरी सिर्फ एक ही बार यूज़ हुआ, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज़ हुआ। अब फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट होते, S1 के लिए एक होता, S2 के लिए एक होता और S3 के लिए एक। तो यहाँ पे तीन ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं और तीनों ऑब्जेक्ट मेमोरी में कुछ स्पेस लेते हैं, जबकि उन तीनों ऑब्जेक्ट्स का वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। तो यहाँ पे स्ट्रिंग पूल की वजह से जो भी स्ट्रिंग्स बने वो ऑप्टिमाइज हुए, मतलब कि यहाँ पे मेमोरी सिर्फ एक ही बार यूज़ हुआ। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ऑप्टिमाइजेशन से जैसे इतना मतलब है कि वैल्यू जो होगा वो स्ट्रिंग पूल में स्टोर होगा, जिससे मेमोरी की भी ऑप्टिमाइजेशन होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स एंड इक्वल्स। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आंसर लिख रखा है। आप ये कह सकते हो कि इक्वल ऑपरेटर है और इक्वल्स मेथड है। और जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ये इक्वल्स ऑपरेटर जो है वो सिर्फ रेफरेंस या फिर ऑब्जेक्ट को चेक करता है, उसकी वैल्यू को चेक नहीं करता। और अगर हमें वैल्यू चेक करनी है तो हमें इक्वल्स मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल। वेल आपको पता ही है, मैंने बताया भी था कि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होते हैं जावा में। तो ये क्यों है, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग्स म्यूटेबल होते हैं तो यहाँ स्ट्रिंग पूल का कोई काम ही नहीं रह जाता। तो इसको पॉसिबल करने के लिए हमारे पास स्ट्रिंग्स जो है इम्यूटेबल है। और स्ट्रिंग्स को इम्यूटेबल बनाने का एक और बड़ा रीज़न है सिक्योरिटी। स्ट्रिंग्स में इम्यूटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसका हम एक एग्जांपल भी करके देख लेंगे आने वाली वीडियोस में, अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज स्ट्रिंग क्लास फाइनल। यस, इसको चेक कर लेते हैं क्या फ़ाइनल है वाकई में। जब भी आप क्लास क्रिएट करो तो आपको ध्यान रखना है कि जो आप नेम दे रहे हो क्लास का, वो जावा में ऑलरेडी प्रेजेंट किसी क्लास के जैसा ना हो, एग्जैक्टली सेम ना हो। जैसे हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रिंग नाम का एक क्लास पड़ा हुआ है, तो हमें ऐसा नेम नहीं देना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एस लगा दिया। देन मैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन को भी ले लूँगा, देन फिनिश। एंड यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेता हूँ, स्ट्रिंग एस। देन इस पर कंट्रोल और प्रेस करेंगे तो फिर इसका डिक्लेरेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्रिंग क्लास जो है वो फाइनल है। देन है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर। इन तीनों क्लास से आप स्ट्रिंग को क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे तीन क्लास क्यों दिए गए स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए,
तो इसके भी कुछ रीजंस हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल होता है, तो जावा डेवलपर्स को लगा कि हमें स्ट्रिंग म्यूटेबल भी चाहिए, तो स्ट्रिंग बफर बन गया। देन कुछ और कमियां थी स्ट्रिंग बफर में, तो उसके लिए स्ट्रिंग बिल्डर उन्होंने बनाया। और इनके पास भी अपने कुछ मेथड्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसका डिफरेंस मैंने यहाँ पे लिख रखा है। पहले है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर। तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास जो है इम्यूटेबल होता है और स्ट्रिंग बफर म्यूटेबल होता है। स्ट्रिंग में जब हम कॉन्केटिनेशन यानी दो स्ट्रिंग्स को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो वहाँ पे मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम होता है और स्लो होता है ये प्रोसेस। जबकि स्ट्रिंग बफर के केस में जब भी हम कॉन्केटिनेशन करते हैं तो स्ट्रिंग के कंपैरिजन में स्ट्रिंग बफर जो है ये फास्ट होता है और लेस मेमोरी कंज्यूम करता है। देन नेक्स्ट है स्ट्रिंग क्लास ओवरराइड्स इक्वल्स मेथड ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। और स्ट्रिंग बफर जो है वो इक्वल्स मेथड को ओवरराइड नहीं करता है ऑब्जेक्ट क्लास के इक्वल मेथड को। इसको आप चेक कर सकते हो, जैसे मैंने अभी कंट्रोल प्रेस करके उस क्लास पे क्लिक किया तो उस क्लास का डिक्लेरेशन ओपन हो गया, तो वहाँ पे आप जा करके इसको भी चेक कर सकते हो कि ये ओवरराइड कर रहा है या नहीं। एंड नेक्स्ट डिफरेंस है इट यूजेज स्ट्रिंग पूल। अभी हमने देखा स्ट्रिंग पूल को। एंड स्ट्रिंग बफर यूज़ करता है हीप मेमोरी को। तो जब भी हम स्ट्रिंग क्लास का यूज़ करेंगे और डायरेक्ट वैल्यू असाइन करेंगे तो स्ट्रिंग पूल के अंदर वैल्यू स्टोर होगी, जबकि स्ट्रिंग बफर यूज़ करने पे हीप मेमोरी में जैसे यहाँ पे स्टोर हुआ वैसे ही स्टोर होगा वैल्यू। देन नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर के केस में। तो स्ट्रिंग बफर सिंक्रोनाइज्ड होता है, थ्रेड सेफ होता है। एंड टू थ्रेड्स स्ट्रिंग बफर के मेथड्स को साइमल्टेनियसली कॉल नहीं कर सकते, जबकि स्ट्रिंग बिल्डर जो होता है वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड होता है, थ्रेड सेफ नहीं होता है ये। लेकिन इसमें स्ट्रिंग बिल्डर के मेथड साइमल्टेनियसली कॉल हो सकते हैं किसी टू या फिर टू से ज़्यादा थ्रेड्स में। इसका भी हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे आने वाली वीडियो में जब हम थ्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी इसको प्रैक्टिकल करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि आपको समझ में तो आएगा नहीं इस टाइम पे, क्योंकि हमने थ्रेड्स को पढ़ नहीं रखा है। देन नेक्स्ट डिफरेंस है लेस एफिशिएंट दैन स्ट्रिंग बिल्डर। एंड स्ट्रिंग बिल्डर जो है वो मोर एफिशिएंट होता है स्ट्रिंग बफर से। इस डिफरेंस को भी हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं आने वाली वीडियोज़ में। देन नेक्स्ट डिफरेंस है इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 1.0 एंड स्ट्रिंग बिल्डर जो है वो जावा 1.5 में इंट्रोड्यूस हुआ था। सो ये था डिफरेंस स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर, स्ट्रिंग क्लास का। ये डिफरेंस आपको रटना नहीं है, आपको इजीली याद हो जाएगा जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल्स करोगे। ये याद करना या फिर आपको पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप अपने खुद के प्रोजेक्ट्स बनाओगे तो आपको अपने सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज़ रखना पड़ेगा, मेमोरी एफिशिएंट होना चाहिए। वो डिफरेंट कंस्ट्रेंट्स है जिसको आपको फॉलो करने होंगे। तो अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आपको ये भी पता होगा कि किस जगह पे किस क्लास को यूज़ करना है। सो ये तो थे कुछ सिंपल से क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिकली करके। तो यहाँ पे हम 3 क्वेश्चंस को अभी करने वाले हैं और ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं ये जब आप कंडीशनल स्टेटमेंट और लूप्स को पढ़ लोगे उस टाइम पे मैं बता दूंगा लूप्स वाली वीडियोस में। तो अभी इसको करके देखते हैं क्योंकि इसमें हमें लूप्स की ज़रूरत नहीं है। तो पहला है हाउ टू रिवर्स स्ट्रिंग इन जावा। तो इक्लिप्स में मैंने एक क्लास क्रिएट कर लिया है रिवर्स नाम का। तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं जावा में। एक तो है स्ट्रिंग बिल्डर या फिर स्ट्रिंग बफर क्लास का यूज़ कर लें। दूसरा तरीका है स्ट्रिंग आइटरेशन का। तो इसको हम बाद में देखेंगे जब हम लूप्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे होंगे। अभी देखते हैं स्ट्रिंग बिल्डर या फिर स्ट्रिंग बफर से। तो यहाँ पर मैं एक इंस्टेंस क्रिएट करूँगा स्ट्रिंग बिल्डर का। स्ट्रिंग बिल्डर इक्वल टू न्यू। ये जस्ट सेम है जैसे हमने स्ट्रिंग में असाइन किया था वैल्यू न्यू कीवर्ड से, जैसे हमने किया था स्ट्रिंग एस इक्वल टू न्यू और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था। और इस चीज़ को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कई बार। यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर जो है ये इस वेरिएबल का या फिर इस रेफरेंस का टाइप हो गया। एंड न्यू कीवर्ड से हम न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर कंस्ट्रक्टर को कॉल किया गया है। आप चाहो तो यहाँ स्ट्रिंग बिल्डर कंस्ट्रक्टर के अंदर ही अपना स्ट्रिंग पास कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया हेलो। या फिर आप ऐसा ना करना चाहो तो यहाँ से हटा करके और अपेंड मेथड को कॉल कर सकते हो sb.append और यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर दूंगा फॉर एग्जांपल हेलो। सो sb मैंने यहाँ रेफरेंस का नाम दिया था, तो इस स्ट्रिंग बिल्डर के रेफरेंस से मैंने अपेंड मेथड को कॉल किया। तो अब इस sb के अंदर हमारे पास हेलो आ चुका है। अब हमें इसको रिवर्स करना है, तो ये एकदम सिंपल सा काम है। आप जस्ट रिवर्स मेथड कॉल कर सकते, जैसे यहाँ पे मैंने अपेंड मेथड को कॉल किया। जस्ट आपको क्या करना है sp.reverse, दैट्स इट। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली प्रिंट करा लो। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा system.out.println एंड यहाँ पे मैंने प्रिंट करा लिया। इसको कंट्रोल F11 से रन करूँगा। सो यहाँ पे ये स्ट्रिंग जो है वो रिवर्स हो गया। या फिर आप चाहो तो इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा लो, जैसे यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और इसमें इसको स्टोर करा लूँगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक कंपाइलेशन एरर आएगा क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न होगी उसका टाइप होगा स्ट्रिंग बिल्डर और हम स्टोर करा रहे हैं स्ट्रिंग टाइप में। तो यहाँ पे मुझे एक और मेथड कॉल करना पड़ेगा .toString। तो ये मेथड यहाँ पे जो भी आएगा वैल्यू उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा।
एंड यहाँ पे मैं इस एस को प्रिंट करा लूँगा। सो अभी रन करूँगा तो आउटपुट सेम ही रहेगा। सेम काम आप स्ट्रिंग बफर से भी कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पे स्ट्रिंग बिल्डर की जगह पे स्ट्रिंग बफर लिख देना है एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी मुझे स्ट्रिंग बफर का ही कॉल करना पड़ेगा। बाकी सब कुछ सेम रहेगा क्योंकि इसमें भी अपेंड और रिवर्स मेथड है स्ट्रिंग बफर के अंदर। देन इसको रन करूँगा तो अभी भी आउटपुट सेम ही है। सो ऐसे हम स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं जावा के अंदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू चेक पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। तो सबसे पहले जान लेते हैं पैलिंड्रोम कहते किसको हैं। तो जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है तो अगर मैं इधर से पढ़ रहा हूँ तो ये स्ट्रिंग है, लेकिन अगर इधर से पढ़ूंगा तो कुछ और ही बन जा रहा है। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको चाहे लेफ़्ट से पढ़ो या राइट से पढ़ो सेम ही आता है। जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ जहाज, तो अगर मैं लेफ़्ट से पढ़ूंगा तो भी जहाज ही हुआ और राइट से पढ़ूंगा तो भी जहाज। इसको हम बोलेंगे पैलिंड्रोम। तो इसको चेक करना है कि क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं। सो मैंने इसका कोड ऑलरेडी लिख दिया है, जस्ट इसको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग क्रिएट किया जिसमें मैंने वैल्यू असाइन किया जहाज, और यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग बिल्डर का इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ SB के नेम से, और यहाँ पे मैंने अपेंड कर दिया S को। तो इस इंस्टेंस के अंदर ये एस में जो वैल्यू असाइंड है जहाज वो स्टोर हो गया। देन मैं एक रिवर्स नाम का स्ट्रिंग बनाया और यहाँ पे इसको रिवर्स कर दिया, जैसे अभी हमने यहाँ पे रिवर्स में करके देखा था। यहाँ पे जस्ट इसको हेलो को हमने रिवर्स करके और एक वेरिएबल में स्टोर किया था, वैसे यहाँ पे सेम काम मैं कर रहा हूँ। सो यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स हो गए, एक में ये वैल्यू स्टोर्ड है और दूसरे में इसका रिवर्स पड़ा हुआ है। तो अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, और अगर दोनों वैल्यू सेम हुई तो मैं प्रिंट कर दूंगा ट्रू, यानी कि ये पैलिंड्रोम है, और अगर सेम नहीं हुई तो फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने एक कंडीशन लगा रखा है, इफ़ और एल्स, इनको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इसके बारे में हम आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे जल्दी। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपने किसी दोस्त या फिर भाई किसी को भी भेजा सामान लेने के लिए, तो उसको आपने बोला कि अगर आम मिल जाए तो आम लेते आना या फिर अंगूर लेते आना। तो वही चीज़ यहाँ पे भी मैंने कर रखा है कि अगर S यानी कि इसकी वैल्यू इक्वल हुई रिवर्स के, इस इक्वल्स मेथड को हमने ऑलरेडी देख रखा है लास्ट वीडियो में, और ये इक्वल्स मेथड क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फिर फॉल्स। अगर ये चीज़ ट्रू हुआ तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस केस में क्या होगा, S को कंपेयर किया जा रहा है रिवर्स से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है जहाज, और इसको हमने जब रिवर्स किया तो रिवर्स में भी सेम ही चीज़ बना जहाज। तो ये दोनों जब कंपेयर हुआ तो दोनों सेम है, तो ट्रू रिटर्न होगा। तो जब ये चीज़ ट्रू होगा तो इस स्टार्टिंग कर्ली ब्रेस से लेकर के इस एंडिंग कर्ली ब्रेस के अंदर जो भी चीज़ लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। और अगर ये चीज़ यहाँ पे फॉल्स हो जाती है, अगर मान लो यहाँ पे जहाज़ की जगह पे L लिख आ गया, तो ये जहाज है और ये जहाज, तो ये दोनों तो इक्वल नहीं हुए, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न आता। तो जब यहाँ पे फॉल्स आता तो फिर इसके अंदर की चीज़ें एग्जीक्यूट नहीं होती, ये एल्स ब्लॉक के अंदर जो भी चीज़ लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट होती। तो अभी के केस में ये दोनों सेम है, तो यहाँ ट्रू रिटर्न हुआ, तो इसलिए यहाँ पे मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ ट्रू। और इसको मैं अगर रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे ट्रू आ रखा है आउटपुट में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कुछ और लिख देता हूँ, यहाँ ओ कर देता हूँ। देन अब इसको रन करूँगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब ये रिवर्स होगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये दोनों सेम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। सो ऐसे हम पैलिंड्रोम को चेक करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट स्ट्रिंग टू इंट एंड वाइस वर्स। तो इसके लिए भी मैंने एक क्लास क्रिएट कर रखा है और मैंने कोड ऑलरेडी लिख दिया है टाइम सेव करने के लिए। सो हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसमें वैल्यू है 1200, इसको हमें कन्वर्ट करना है इंट के अंदर। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और मेथड होता है पार्स इंट, जो अवेलेबल होता है इंटीजर क्लास के अंदर। इंटीजर भी एक क्लास है, जैसे हमने स्ट्रिंग क्लास पढ़ा था वैसे इंटीजर भी एक क्लास है इंटीजर वैल्यूज़ के लिए। तो इसके अंदर एक मेथड अवेलेबल है पार्स इंट, और ये पार्स इंट एक स्ट्रिंग को एज आर्गूमेंट लेता है। अगर मैं इस पर होर करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक स्ट्रिंग को ये एज आर्गूमेंट ले रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग पास कर दिया जो यहाँ पे मैंने असाइन कर रखा है 1200 वैल्यू। तो ये लाइन जो है वो स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट कर देगा, और यहाँ पे मैंने आई नाम के एक इंट टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर दिया उस वैल्यू को। देन उसको प्रिंट करा रहा हूँ, तो यहाँ पे 1200 प्रिंट हो रहा है। अगर मुझे चेक करना है कि ये इंट में कन्वर्ट हुआ या नहीं, तो जैसे आप जानते हो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे 1200 एज ए स्ट्रिंग स्टोर्ड है। तो अगर यहाँ पे मैं एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा 200 और ऐड करने की, और इसको रन करूँगा, तो यहाँ पे 1200 और यहाँ 200 एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट हो गया। स्ट्रिंग के साथ आप इंटीजर को अगर ऐड कर रहे हो तो वहाँ पे कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म होगा, एडिशन परफॉर्म नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे सेम काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने प्लस किया एंड 200 और इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे 1400 आंसर आ रहा है, यानी कि ये जो वैल्यू थी वो इंट में कन्वर्ट हो गई है। एंड हम स्ट्रिंग को इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो उसके लिए हमारे पास इंटीजर क्लास के अंदर एक मेथड है वैल्यू ऑफ, सॉरी यहाँ पे एस आएगा ना कि आई। तो वैल्यू ऑफ मेथड के अंदर मैंने एस को पास कर दिया एज ए आर्गूमेंट। तो वैल्यू ऑफ मेथड क्या करेगा, इस एस के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है 1200 एज ए स्ट्रिंग, इसको कन्वर्ट कर देगा इंटीजर के एक ऑब्जेक्ट में, और उसको मैंने स्टोर कर दिया इंटीजर टाइप के एक रेफरेंस के अंदर। अगर डिफरेंस की बात करें वैल्यू ऑफ मेथड और पार्सेंट मेथड की, तो पार्सेंट क्या कर रहा है, स्ट्रिंग वैल्यू को लेकर के एक इंट में कन्वर्ट कर रहा है। इंट आपको याद होगा ये एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, जबकि वैल्यू ऑफ क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग को लेकर के उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। इंटीजर एक रेफरेंस टाइप है, यानी कि आप उसको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कह सकते हो। सो यहाँ पे स्ट्रिंग से इंटीजर में कन्वर्ट हो गया वैल्यू, देन उसको मैंने प्रिंट करा लिया। सेम चीज़ अगर मेरे को चेक करना है कि इंटीजर में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, तो इंटीजर में भी हम एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्लस किया एंड यहाँ 300 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे 1500 हो गया। तो यानी कि ये स्ट्रिंग भी इंटीजर में कन्वर्ट हो गया। देन अब बात आती है, हमारे पास इंट वैल्यू पड़ी है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। इसको करने के डिफरेंट तरीके हमारे पास। सिंपलेस्ट तरीका तो ये है कि जो वैल्यू हमारे पास उसमें हम कॉन्कैटिनेशन कर दें एक खाली स्ट्रिंग का, या फिर आप इसके अंदर कोई वैल्यू भी दे सकते हो। तो ऐसे कॉन्कैटिनेट कर दोगे तो वो एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था, हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, यहाँ पे हम इंटीजर को प्लस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेट हो गया। तो वैसे ही हमारे पास नंबर है और उसको हम प्लस कर रहे हैं स्ट्रिंग से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पूरा एक स्ट्रिंग में। देन दूसरा मेथड है हमारे पास स्ट्रिंग क्लास के अंदर वैल्यू ऑफ मेथड है, उसको यूज़ करना। जैसे यहाँ पे इंटीजर क्लास के अंदर वैल्यू ऑफ मेथड था, इसने एक स्ट्रिंग को लिया और उसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर के एक ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है रिटर्न्स इंस्टेंस ऑफ इंटीजर। वैसे ही यहाँ पे भी स्ट्रिंग क्लास का जो वैल्यू ऑफ है वो एक नंबर लेगा, एक इंट वैल्यू लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा एक स्ट्रिंग के इंस्टेंस में यानी ऑब्जेक्ट में। तो ये 20 किस में चेंज हो जाएगा, ये बनेगा कुछ ऐसा। देन नेक्स्ट तरीका है, इंटीजर क्लास के अंदर एक मेथड है टू स्ट्रिंग, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये तो आपको सिंपल पता ही लग रहा होगा, इंटीजर टू स्ट्रिंग है, तो ये टू स्ट्रिंग एक इंटीजर को लेगा एज आर्गूमेंट और उसको कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, और उसको असाइन कर दिया हमने यहाँ पे S2 में। एंड नेक्स्ट तरीका है स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज़ करके। स्ट्रिंग क्लास के अंदर हमारे पास फॉर्मेट मेथड होता है। फॉर्मेट मेथड दो आर्गूमेंट या पैरामीटर्स को लेता है। अगर मैं इस पर होवर करता हूँ तो अगेन आप देख सकते हो यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट, यानी कि एक स्ट्रिंग लेगा और आर्गूमेंट्स। तो यहाँ पे मैंने %d लिख रखा है। ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। डिफरेंट टाइप के हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं, जैसे स्ट्रिंग के लिए होता है, इंटीजर के लिए है यहाँ पे %d। इसके बारे में भी हम आने वाली कुछ वीडियोस में पढ़ेंगे, आपने सिलेबस में देखा ही होगा। तो जस्ट यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग पास किया और इसके अंदर एक फॉर्मेट स्पेसिफायर डाल दिया %d, और यहाँ पे मैं वैल्यू कर दे रहा हूँ नम। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो नम के अंदर जो वैल्यू पड़ी है 20, वो इस %d की जगह पे आ जाएगा, ये रिप्लेस होकर के यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। सो इससे भी आप किसी इंट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। इस फॉर्मेट का यूज़ हम डिफरेंट तरीके से करते हैं, जस्ट ये कन्वर्जन के लिए नहीं करते। कन्वर्जन के लिए तो हम या तो ये तरीका यूज़ कर सकते हैं या फिर इन दोनों में से कोई सा। इस फॉर्मेट मेथड को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। हम एक स्ट्रिंग प्रिंट कराना चाहते हैं जिसमें लिखा हुआ हो कि योर एज इज़, और जो भी यूज़र ने एज इनपुट किया है वो, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ योर एज इज़ और यहाँ %d। ये चीज़ एज इट इज़ प्रिंट होगी और यहाँ %t की जगह पे नम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराता हूँ sysout S3, तो यहाँ पे आप देख सकते हो योर एज इज़ 20। इस चीज़ को करने के और भी डिफरेंट तरीके हैं, सिंपलेस्ट वे भी हैं। ये जस्ट मैंने फॉर्मेट मेथड को समझाने के लिए बता दिया। सो ये था कन्वर्जन, कैसे हम स्ट्रिंग को इंट में कन्वर्ट करते हैं या फिर स्ट्रिंग को इंटीजर में, एंड इंट को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बाकी के बचे ये 7 क्वेश्चंस एंड प्लस कुछ और भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जब हम लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।